देखो बच्चों, आज हम लोग स्वप्रेरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने थोड़ा स्वप्रेरण के बारे में पढ़ा भी था, है ना। उसमें थोड़ा सा स्वप्रेरण गुणांक के बारे में भी जाना था। तो आज हम फिर से स्वप्रेरण के बारे में पढ़ते हैं। स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। अब ये स्वप्रेरण होता क्या है? देखो, इसमें एक धारावाही कुंडली होती है। ये धारावाही कुंडली है। इस धारावाही कुंडली का संबंध हम एक सेल से करते हैं। इस सेल से एक कुंजी लगा देते हैं। कुंजी से चाहे तो हम एक धारामापी लगा सकते हैं और इस धारामापी के साथ इसमें हम एक धारा नियंत्रक लगा देते हैं, यानी रियोस्टेट। इस धारा नियंत्रक की सहायता से हम इस कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन कर सकते हैं, धारा को बढ़ा सकते हैं और धारा को घटा सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही हम इस कुंजी को बंद करेंगे, इस कुंडली में इस तरह से धारा प्रवाहित होगी। जैसे ही इस कुंडली में धारा प्रवाहित होगी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय बल रेखाएं 0 से आगे किसी एक निश्चित मान तक बढ़ेगी। जब चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं का मान बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो ये जो हमारी मुख्य धारा है, इस मुख्य धारा के कारण जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा परिवर्तन के कारण, और इस मुख्य धारा के विरोध में हमारी प्रेरित धारा उत्पन्न आएगी। जैसे जैसे हम धारा के मान को बढ़ाएंगे, इसके फ्लक्स में परिवर्तन लगातार बढ़ेगा। फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के कारण जब परिवर्तन लगातार बढ़ेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल लगातार बढ़ेगा, और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल लगातार बढ़ेगा तो इस प्रेरित धारा का मान बढ़ेगा। और इस प्रेरित धारा की दिशा कहाँ होती है? मुख्य धारा की विपरीत दिशा में। अगर हम इससे धारा का मान घटाते हैं, तो जब धारा का मान घटाएंगे तो इस धारा का मान घटाने से फ्लक्स परिवर्तन की दर घटेगी। जब फ्लक्स परिवर्तन की दर घटेगी तो विद्युत वाहक बल का मान घटेगा, और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान घटेगा तो ये जो हमारी प्रेरित धारा है इसका भी मान घटेगा। तो इस तरह से हम किसी भी कुंडली में धारा प्रवाहित करें या धारा के मान में परिवर्तन करें अथवा धारा बंद करें, तीनों ही स्थिति में इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और इस मुख्य धारा के विपरीत दिशा में प्रेरित धारा होती है। ये घटना हमारी कहलाती है स्वप्रेरण की। क्योंकि ये सब कुछ इसी कुंडली में होता है, इसलिए इस घटना को हम कहते हैं स्वप्रेरण। तो क्या हुआ कि किसी भी कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर या धारा के मान में परिवर्तन करने पर कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इस घटना को हम क्या कहेंगे? स्वप्रेरण। और इसी के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है प्रेरित, और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण इस मुख्य धारा के ठीक विपरीत दिशा में हमारी विद्युत धारा बहती है ना। तो ये स्वप्रेरण हो गया। अब इसमें स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, इसको हम स्वप्रेरकत्व भी कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस है। अब देखो ये क्या है? जब हम इस कुंडली में धारा को प्रवाहित करते हैं, तो जैसे हम इस कुंडली में धारा को प्रवाहित करते हैं, इसके तुरंत बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन किसके कारण हुआ? प्रवाहित धारा के कारण। अगर हम धारा में परिवर्तन करते हैं तो भी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। धारा के मान को बढ़ाते हैं तो फ्लक्स परिवर्तन की दर बढ़ती है। धारा के मान को घटाते हैं तो फ्लक्स परिवर्तन की दर घटती है। अर्थात
जो इस कुंडली की फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या है वो इस कुंडली में बहने वाली धारा पर डिपेंड करती है। अगर इस धारा को बढ़ाते हैं तो फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या यानी फ्लक्स परिवर्तन बढ़ता है, धारा को घटाते हैं तो फ्लक्स परिवर्तन घटता है। अर्थात इस कुंडली की जो फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या है ये इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती है ना, क्योंकि इसके बढ़ाने से फ्लक्स परिवर्तन बढ़ता है और घटाने से घटता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर उसकी फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती है। तो जो भी हमारी फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या है ये फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या n5 प्रोपोर्शनल टू I हमारा क्या है, कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा, जो हमने धारा प्रवाहित की। अगर हम इस प्रोपोर्शनल टू के चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, समानुपाती नियतांक है। हम कह सकते हैं कि जहां एल एक नियतांक है और इसी को हम कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक, जिसे स्वप्रेरण गुणांक ठीक है। तो यहां से अगर हम इससे स्वप्रेरण गुणांक का मान निकालेंगे तो जो स्वप्रेरण गुणांक का मान होगा यल, तो यल का अगर मान निकालेंगे तो यल फाइव बटे आई, तो यहां से हमारा आ जाएगा यल फाइव अपान। अब यदि इस कुंडली में बहने वाली धारा जो धारा है उस धारा का मान 1 एम्पियर कर दें तो यही स्वप्रेरण गुणांक यल बराबर क्या हो जाएगा, यल फाइव। अब इससे हम इसकी परिभाषा कर सकते हैं स्वप्रेरण गुणांक की कि किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उस कुंडली की फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या को ही स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, या कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसकी फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होती है। ठीक है, तो एक परिभाषा हम इससे कर सकते हैं। दूसरी परिभाषा देखिए कहां से कर सकते हैं, फैराडे के प्रथम नियम से। फैराडे के प्रथम नियम से। अब फैराडे का प्रथम नियम क्या है कि किसी कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो जब हम इस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है। तो फ्लक्स परिवर्तन की दर के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल, ये E बराबर माइनस एन डेल्टा फाइव अपान डेल्टा, तो E बराबर आ जाएगा माइनस डेल्टा एन फाइव अपान डेल्टा। अब इस एन फाइव का मान हम समीकरण 1 से रखेंगे तो एन फाइव बराबर एल आई, ये हम समीकरण 1 से रखने पर, जब समीकरण 1 से रखेंगे तो E बराबर माइनस डेल्टा एल आई अपान डेल्टा टी। इस एल को हम बाहर करेंगे तो E बराबर माइनस एल डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। इसलिए हम यहां से भी स्वप्रेरण गुणांक का मान निकालेंगे तो स्वप्रेरण गुणांक, जब स्वप्रेरण गुणांक का मान निकालेंगे तो यल बराबर आ जाएगा माइनस ई डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। अब देखो इसमें यदि डेल्टा आई अपान डेल्टा टी बराबर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, तो निश्चित रूप से यल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई। यानी इस ये जो कुंडली है, यहां से जो हमारी परिभाषा होगी कि इस कुंडली में यदि हम एकांक दर की धारा प्रवाहित करें, कुंडली में एकांक दर की धारा प्रवाहित करें तो उस कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल को ही स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं।
तो क्या परिभाषा होगी कि किसी कुंडली में एकांक दर की धारा प्रवाहित करने पर कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल को ही स्वापन गुणांक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका हम अगर मात्रक निकालें तो देखो मात्रक यह स्वापन गुणांक का E यानी विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। डेल्टा I यानी धारा, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पीयर। बटे डेल्टा T समय है, समय का मात्रक सेकंड, तो ये हमारा सेकंड ऊपर चला जाएगा इस तरह से। वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल प्रति कूलम, तो यहाँ पर हम जूल प्रति कूलम लिखेंगे, जूल प्रति कूलम, ऊपर हमारा लिखा हुआ है सेकेंड और नीचे लिखा है एम्पीयर। अब हम कूलम को और परिवर्तित कर सकते हैं। जब हम इस कूलम को परिवर्तित करेंगे तो देखो जूल सेकेंड, नीचे कूलम को हम लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड और इनटू एम्पियर। सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा तो ये हो जाएगा जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर। वैसे हम वोल्ट सेकेंड बटे एम्पियर को ही हेनरी भी क्या कहते हैं? हेनरी, यानी स्वर्ण गुणांक का मात्रक हमारा क्या है? हेनरी। अब दूसरा मात्रक क्या है? जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये भी हमारा क्या हो गया? हेनरी। अगर हम इसका विमीय सूत्र निकालें तो विमीय सूत्र क्या होगा? विमीय सूत्र निकालने के लिए जूल का क्या होता है? ml स्क्वायर टी और एम्पियर का a स्क्वायर। इस तरह से विमीय सूत्र हमारा हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2 a माइनस 2। तो ये हमारा मात्रक हो गया वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर या हेनरी, अथवा जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर या हेनरी। इसका विमीय सूत्र निकालेंगे तो क्या होगा? ml स्क्वायर t माइनस 2 a माइनस 2। ठीक है, अब हमें इसी स्वप्रेरण गुणांक का मान निकालना है। किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, कुंडली पर स्वप्रेरण गुणांक का मान कितना होगा, अथवा किसी प्रणालिका पर स्वप्रेरण गुणांक का मान हम निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम किसी प्रणालिका के कारण स्वप्रेरण गुणांक का मान निकालते हैं। तो हम धारावाही प्रणालिका पर स्वप्रेरण गुणांक, अब हम ये मानते हैं कि ये एक धारावाही प्रणालिका है। इस प्रणालिका में बहने वाली धारा आई है। इस प्रणालिका की लंबाई L है। इस प्रणालिका में फेरों की संख्या है। अब इस प्रणालिका के मध्य या प्रणालिका में हमें स्वप्रेरण गुणांक निकालना है। तो अभी हमने स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा पढ़ी थी। उस परिभाषा के आधार पर L बराबर N पाई बटे I। N फेरों की संख्या, फाई बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हो गया, I इसमें प्रवाहित धारा। तो फाई बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान हमारा क्या होगा? B इंटू A। तो हमें सबसे पहले इस प्रणालिका पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो हम निकाल सकते हैं कि प्रणालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र, जब प्रणालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र B, इसको हम इसके पहले गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में पढ़ा था, इसका मान भी निकाला था बायो-सैवर्ट के नियम से। क्या निकला था? μ N I/L। ये प्रणालिका के मध्य बद्ध यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई और इसमें इस प्रणालिका की प्रति एकांक लंबाई, प्रणालिका की प्रति एकांक लंबाई पर फेरे, ये स्मॉल n बराबर होता है कैपिटल N अपान। अब प्रणालिका का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं
तो प्रणाली का क्षेत्रफल, जो हमारा क्षेत्रफल है इस प्रणालिका का, वो कितना है? E। अब जब हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मालूम हो गई, इसका क्षेत्रफल मालूम हो गया, तो प्रणालिका का बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो प्रणालिका का प्रति फेरे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, जब प्रति फेरे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे तो इस बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान हो जाएगा B इंटू ए, और B का मान यहां से रखेंगे तो μ0 Ni अपॉन L इंटू E। अब कुल चुंबकीय फ्लक्स अगर हम निकालेंगे तो कुल चुंबकीय फ्लक्स, अब इसमें फेरों की संख्या कितनी है? N है, तो जो टोटल चुंबकीय फ्लक्स होगा ये हमारा N फाई हो जाएगा। तो फाई का मान रखेंगे तो μ0 Ni अपॉन L, N का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? N स्क्वायर। अब हमें यहां से कुल चुंबकीय फ्लक्स मालूम हो गया, इसलिए हम स्वप्रेरण गुणांक निकाल सकते हैं। स्वप्रेरण गुणांक, क्योंकि स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा क्या है कि किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसकी फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या को ही स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। तो स्वप्रेरण गुणांक L बराबर होता है N फाई अपॉन I, भी हमने निकाला है। तो N फाई का मान यहां से रखेंगे तो μ0 N स्क्वायर I A अपॉन L में से हम I का भाग दे देंगे तो I कट जाएगा। इस तरह से L बराबर हमारा क्या आ जाएगा? μ0 N स्क्वायर A अपॉन L। ये हमारा स्वप्रेरण गुणांक आ जाएगा हेनरी। ठीक है, अगर यही स्वप्रेरण गुणांक हम किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर निकालें तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली पर स्वप्रेरण गुणांक, जब वृत्ताकार धारावाही कुंडली पर हम स्वप्रेरण गुणांक का मान निकालेंगे तो अगर कोई वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली, इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली में जो फेरे हैं वो कैपिटल N है। इस कुंडली का केंद्र O है, इसकी त्रिज्या हम R मान लेते हैं, फेरे N है। अगर हम इसमें धारा I प्रवाहित करते हैं तो हम इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ठीक है इसी तरह से निकाल सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकाल लेंगे और हम स्वप्रेरण गुणांक की गणना कर सकते हैं। तो बायोसेवर्ट के नियम से इसके भी हम केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाले थे। तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आया था वो कितना था? μ0 अपॉन 2 Ni अपॉन R। ये वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आया था। अब ये लंबवत ऊपर की ओर भी हो सकता है और लंबवत नीचे की ओर भी। अब धारा की दिशा पर डिपेंड करता है, अगर क्लॉकवाइज है धारा की दिशा तो लंबवत नीचे की ओर होगी, और एंटी क्लॉकवाइज है तो लंबवत ऊपर की। इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसलिए हम इसका बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे। तो जब बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे एक फेरे का तो निश्चित रूप से ये फाई बराबर आएगा B इंटू ए, तो ये आ जाएगा μ0 अपॉन 2 Ni अपॉन R इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ से एक R से R कट जाएगा तो ये आएगा μ0 अपॉन 2 Ni पाई R। अब हम सीधे स्वप्रेरण गुणांक से निकाल सकते हैं। तो स्वप्रेरण गुणांक, क्योंकि स्वप्रेरण गुणांक L बराबर हमारा है N फाई अपॉन I। यहाँ से हम फाई का मान रखेंगे तो N अपॉन I इंटू μ0 अपॉन 2 Ni पाई। I से I कट जाएगा तो μ0 अपॉन 2 N स्क्वायर पाई R। ये हमारा किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर स्वप्रेरण गुणांक का मान। ठीक है, अब हम इसका उपयोग भी करते हैं। जैसे कोई प्रतिरोध बाक्स है, प्रतिरोध बाक्स में धारा के मान को बढ़ाना है, घटाना है, तो वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं। तो प्रतिरोध बाक्स में क्या होता है? देखिए उपयोग, जो प्रतिरोध बाक्स होता है इस तरह से, इस प्रतिरोध बाक्स में इस
तार को दोहरा, जब तार को दोहरा करके लपेटा गया तो एक ही स्थान पर धारा की दो दिशाएं, जब दो दिशाएं हो गई, धारा की दो दिशाओं होने के कारण समान है, तो जो बद्ध-चुंबकी फ्लक्स हो गया, इस बद्ध-चुंबकी फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। जब बद्ध-चुंबकी फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा तो इस स्थान पर स्वप्रण गुणांक का मान 0 हो जाएगा। जब स्वप्रण गुणांक का मान 0 हो जाएगा तो इसकी सहायता से हम आसानी से धारा को अधिक और कम कर सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कि जो ऊर्जा है स्वप्रण गुणांक के लिए, इस ऊर्जा का मान कोई भी अगर कुंडली है, उस कुंडली में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं, जब धारा प्रवाहित करेंगे तो उसकी धारा में क्या होगा, प्रवाहित होगी, बद्ध-चुंबकी फ्लक्स में परिवर्तन होगा। धारा में परिवर्तन करेंगे तो बद्ध-चुंबकी फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब बद्ध-चुंबकी फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, यानी विरोधी बल कार्य करेगा। जब विरोधी बल कार्य करेगा तो निश्चित रूप से उस विरोधी बल को के कार्य करने के कारण उस कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संचित होगी। तो जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संचित होगी, क्योंकि आवेश प्रवाहित हो रहा है तो संचित होगी, तो उसकी हम गणना करें तो कुंडली पर आवेश Q द्वारा किया गया कार्य, जब किया गया कार्य निकालेंगे D, तो ये कार्य हमारा क्या हो जाएगा, कार्य E, ये हमारा विद्युत वाहक बल है और यहां से हमारा आवेश कितना है, D। अब चूंकि जो विद्युत वाहक बल है, ये विद्युत वाहक बल E बराबर होता है -L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T, या DI अपॉन dt, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -L DI अपॉन dt। अब इसको हल करेंगे तो यहां से dw बराबर, अब विरुद्ध कार्य किया जाता है, विरुद्ध कार्य करने के कारण यहाँ पर माइनस कहते हैं, तो ये -L DI अपॉन dt इंटू dt, प्लस हो जाएगा DI, इसको अगर हम ऐसा लिख लें dq अपॉन dt, तो निश्चित रूप से चूंकि धारा I बराबर होता है आवेश प्रवाह की दर यानी dq अपॉन dt, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं LI इंटू dt। अब कुल अगर कार्य निकालते हैं कि टोटल कार्य कितना किया गया, तो W बराबर हम I का मान 0 से शुरू हुआ और कहाँ तक निकाल सकते हैं, I इंटू डी। इसको हम समाकलन करेंगे, I बराबर 0 से I बराबर I0, L I इंटू डी है, L बाहर कर देंगे, I बराबर 0 से I बराबर I0, I इंटू डी है, इसका समाकलन करेंगे तो I का क्या हो जाएगा, I स्क्वायर बटे 2, I बराबर 0 से I बराबर I0। अब हम अपर लिमिट पहले रखते हैं, जब अपर लिमिट पहले रखेंगे तो I0 स्क्वायर माइनस लगाकर लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 है, तो यहाँ से हमारे क्या आ जाएगा 1 बटे 2 LI0 स्क्वायर, ये टोटल कार्य होगा। और चूंकि यही कार्य हमारा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, एकत्रित होता है, तो स्थितिज ऊर्जा, जो स्थितिज ऊर्जा होगी ये U बराबर क्या आ जाएगी 1 बटे 2 LI0 स्क्वायर। ठीक है, आगे इसमें हमारा है अन्योन प्रेरण। तो देखो अब इसके बाद हम अन्योन प्रेरण को देखते हैं। अन्योन प्रेरण क्या है, जैसे हमने स्वप्रेरण को पढ़ा, ठीक उसी तरह से हम अन्योन प्रेरण को पढ़ेंगे। अन्योन प्रेरण के बाद हमारा अन्योन प्रेरण गुणांक आएगा। अन्योन प्रेरण गुणांक के बाद हम किसी भी कुंडली पर अन्योन प्रेरण गुणांक का मान, ठीक है। तो देखो अन्योन प्रेरण क्या है, प्रेरण, ये जो अन्योन प्रेरण है
म्यूचुअल इंडक्शन, यानी इसमें हमारी दो कुंडलियां, ये प्राइमरी है कॉइल, पहली कुंडली है। इस पहली कुंडली में हम सेल, कुंजी और धारा नियंत्रक रखते हैं। ये धारा नियंत्रक है, ये कुंजी है और ये सेल, ये प्राइमरी। इसके पास में, ठीक इसके संपर्क में नहीं रखते, जोड़ करके नहीं रखते, इसके ठीक पास में ये दूसरी कुंडली रखते हैं। इस कुंडली में हम धारा मापी बनाते हैं, बस इसके पास में ही रख दी गई दूसरी कुंडली। जैसे ही हम इस कुंजी को बंद करेंगे, अर्थात इस कुंडली में धारा का प्रभाव करेंगे इस प्राइमरी पर, जैसे ही इस कुंडली में धारा प्रवाहित होगी, इस कुंडली में जैसे ही धारा प्रवाहित होगी तो तुरंत इसमें चुंबकीय बल रेखाएं जो कि शून्य थी, अब इन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या लगातार बढ़ेगी शून्य से आगे की सीमा तक। यही चुंबकीय बल रेखाएं हमारी, जो कि ये दूसरी कुंडली हमारी पास में रखी है, इसलिए इस दूसरी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे कि इनका मान 0 से लगातार बढ़ रहा है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो निश्चित रूप से फ्लक्स ग्रंथियों में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो इस पहली कुंडली में जो धारा है I1, इस पहली कुंडली की धारा के ठीक विपरीत दिशा में द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी I2। इसी तरह अगर हम धारा को परिवर्तन करते हैं तो फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होगा, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, पुनः प्रेरित धारा उत्पन्न होगी द्वितीय कुंडली में, और जो इस मुख्य धारा के यानी प्राथमिक कुंडली के धारा के विरुद्ध में। तो ये जो घटना है, इस घटना को हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण, है ना। अर्थात क्या हुआ कि अगर हम दो कुंडलियां परस्पर पास पास रखते हैं तो किसी भी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर या धारा के मान में परिवर्तन करने पर पास रखी दूसरी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और इस घटना को ही हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अब जब इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, और ये द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अगर उत्पन्न होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जो कि प्राथमिक कुंडली के धारा के कैसे होगी, विपरीत दिशा, है ना। अब हम निकालते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अब अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है? तो देखो अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अभी हमने क्या देखा कि अगर ये दो कुंडलियां परस्पर पास पास रखी हैं, पहली कुंडली में अगर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो दूसरी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, और इस मुख्य धारा के विपरीत है, यानी प्राथमिक कुंडली की धारा के ठीक विपरीत है। तो जो दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन है वो किस पर निर्भर कर रहा है, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा पर। जैसे जैसे हम प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, द्वितीय कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अर्थात द्वितीय कुंडली की फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती है। तो जो द्वितीय कुंडली की फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या है यानी 2π2, ये किस पर निर्भर की, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा। तो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती हो गया। अब हम इस अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है m, नियतांक आता है। तो हम कह सकते हैं कि जहां m एक नियतांक है, ये m एक नियतांक है जिसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं, ये अन्योन्य प्रेरण। तो यहां से अगर हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान निकालेंगे, अन्योन्य प्रेरकत्व निकालेंगे, तो ये यम बराबर होगा N2π2/I। इससे अगर हम परिभाषा करना चाहें तो यदि I1 बराबर 1 एम्पियर तो यम बराबर N2π2।
तो यहाँ से परिभाषा क्या हो सकती है कि जब दो कुंडलियां परस्पर पास पास रखी होती हैं तो प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, इसमें प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली की फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या को ही अन्योन्यकरण गुणांक कहते हैं। तो अगर कुंडलियां पास पास रखी हैं तो पहली कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली की फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या को ही अन्योन्यकरण गुणांक कहते हैं। एक तो ये परिभाषा हो जाएगी, दूसरी हमारी फैराडे के प्रथम नियम से। तो फैराडे के प्रथम नियम से, जब फैराडे के प्रथम नियम से हम देखेंगे तो दूसरी कुंडली के सिरों पर, जब पहली कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कुंडली के सिरों पर क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल। तो दूसरी कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल है, इस विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, E2 बराबर माइनस N2 डेल्टा phi2 अपॉन डेल्टा टी, या E2 बराबर माइनस डेल्टा N2 phi2 अपॉन डेल्टा। इस N2 phi2 का मान हम समीकरण 1 से रख सकते हैं। तो समीकरण 1 से N2 phi2 बराबर क्या है, m/1। यहाँ N2 phi2 बराबर m/1 है, तो इस m/1 को रखेंगे। जब m/1 को रखेंगे तो E2 बराबर माइनस डेल्टा m/1 अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ से हम m को बाहर कर लें तो E2 बराबर माइनस m बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। E2 बराबर माइनस m डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान निकाल सकते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक, जब अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान निकालेंगे तो m बराबर क्या होगा, E2 अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। अब इसमें अगर हम यदि डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी बराबर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड रखें तो m बराबर क्या होगा, E2। यहाँ से भी हमारी परिभाषा हो जाएगी, क्या होगी कि जब दो कुंडलियां परस्पर पास पास रखी हैं तो पहली कुंडली में एकांक दर की धारा प्रवाहित करने पर, पहली कुंडली में एकांक दर की धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल को ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। तो क्या होगा कि जब दो कुंडलियां परस्पर पास पास रखी हैं तो दूसरी पहली कुंडली में एकांक दर की धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल को ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है, अब इसका मात्रक निकालेंगे तो ठीक स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक है, ठीक उसी तरह से E यानी वोल्ट विद्युत वाहक बल है, धारा एम्पियर, मात्रक T ऊपर जाएगा तो सेकंड। तो वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर जिसे हम क्या कहेंगे, हेनरी। और इसी को अभी हमने क्या निकाला था, जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर। और अगर हम विमी सूत्र निकालें तो हमारा जो विमी सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, mL² T-2 A-, ठीक है। तो स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक और विमी सूत्र आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। उसमें स्वयं उसी कुंडली में होता है लेकिन इसमें दो कुंडलियां होती हैं, जो भी घटना है वो पास वाली दूसरी कुंडली में होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर निकालेंगे किसी प्रणालिका के भीतर अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान। तो देखते हैं कोई धारावाही प्रणालिका है, उस धारावाही प्रणालिका पर अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान कितना होता है, उस हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक की गणना करेंगे। तो देखो एक ये हमारी प्रणालिका है, इस प्राइमरी प्रणालिका में फेरों की संख्या हमारी कितनी है, n है। इस तरह से ये हमारी प्रणालिका है। इस प्रणालिका में जो फेरों की संख्या है वो हमारी कितनी है, n1 है, n1 है। तो दो प्रणालिकाएं लेनी है हमको, तो ये प्राइमरी प्रणालिका है और इसमें फेरों की संख्या कितनी है, n1 है। अब इस प्रणालिका के ऊपर एक दूसरी प्रणालिका है। अब जब इस प्रणालिका के ऊपर दूसरी प्रणालिका रखी गई इस तरह से, इस
द्वितीयक प्रणालिका में फेरों की संख्या कितनी है? N2। ये सेकेंडरी है, इसमें फेरों की संख्या कितनी हो गई? N2। इस तरह से। अब इस प्राइमरी प्रणालिका, पहली प्रणालिका के ऊपर ये हमारी दूसरी प्रणालिका रखी हुई है, तो जैसे ही हम पहली प्रणालिका में धारा को प्रवाहित करेंगे तो परिवर्तन किसमें होता है? इस दूसरी प्रणालिका के विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है प्रेरित, और धारा बहती है प्रेरित, है ना। तो तब हम चुंबकीय अन्योन्य गुणांक का मान निकालेंगे। तो अन्योन्य गुणांक का मान अभी हमने क्या पढ़ा था कि यम बराबर N2/2/I1। तो यहाँ पर N2 यानी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, Φ2 यानी द्वितीय कुंडली पर विद्युत चुंबकीय फ्लक्स, और द्वितीय कुंडली पर विद्युत चुंबकीय फ्लक्स निकालने के लिए हमें प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल। तो प्राथमिक कुंडली में अगर हम प्राथमिक कुंडली में धारा I1 प्रवाहित करते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक अभी इसके पहले हमने निकाला है चुंबकीय क्षेत्र, इस चुंबकीय क्षेत्र V1 का मान क्या निकलेगा? μ0 N1 I1 अपान। अब द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल क्या होगा? द्वितीय कुंडली का क्षेत्र, जब द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा? द्वितीय कुंडली का हमारा क्षेत्रफल A2 हो गया। इसलिए द्वितीय कुंडली पर विद्युत चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स, जो विद्युत चुंबकीय फ्लक्स होगा, इस विद्युत चुंबकीय फ्लक्स Φ2 बराबर क्या होगा? B1 × A2। अब B1 का ऊपर से हम मान रख सकते हैं, क्या है? μ0 N1 I1 अपान L × A2। जब ये मान निकला है तो हम निकाल सकते हैं, इसलिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक, जब अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान निकालेंगे तो यम बराबर N2/2 अपान I1। यहाँ से हम Φ2 का मान रखेंगे तो यम बराबर N2/I1 × μ0 अपान L N1 I1 × I1 से I1 कट जाएगा, यम बराबर आ जाएगा μ0 N1 N2 A2 अपान। ठीक है, हे नहीं। अब चूंकि प्राथमिक कुंडली की प्रति एकांक लंबाई में जो फेरे हैं, प्रति एकांक लंबाई में जो फेरे हैं, इन फेरों का मान N1 बराबर क्या होगा? N1/L। इसलिए N बराबर क्या जाएगा? μ0 N1 N2 A2 अपान। ठीक है, ये प्रणालिका के अंदर हमारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान आया केंद्रीय। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हमारी भंवर धाराएं, भंवर धाराएं। अब ये भंवर धाराएं क्या होती हैं कि अगर हम कोई भी तार है, कोई भी गुटका है, अगर हम उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो निश्चित रूप से उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर कुंडली में या चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी गुटके को गति कराने पर धारा प्रवाहित हो सकती है। इसलिए क्या कि अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र, इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र भी है, इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर हम किसी गुटके को, ये गुटका है, इस गुटके को गति कराएं,
चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। जब हम इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इस गुटिके को गति कराएंगे तो निश्चित रूप से इस पर स्थित जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो गति करेंगे। अब इसके ठीक लंबवत इसको गति कराया जाए। जब लंबवत गति कराया जा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन किया जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन चक्करदार, क्योंकि अगर लंबवत गति कराया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ये लंबवत यानी वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, तो इसमें ये वृत्तीय मार्ग पर इस तरह से गति करेंगे। जब वृत्तीय मार्ग पर गति करेंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक पर उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा बहेगी और ये इसकी गति का विरोध करेगी। अब ये जो धाराएं उत्पन्न होती हैं, प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं, ये ठीक पानी की भंवर धाराओं की तरह होती है। जब पानी की भंवर धाराओं की तरह होती हैं, इसलिए इन धाराओं को हम भंवर धाराएं कहते हैं। क्या कहेंगे इनको? भंवर धाराएं। तो परिभाषा क्या हो सकती है कि जब किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यानी ऐसे चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जिसके मान में हम लगातार परिवर्तन कर रहे हों, उसके अंदर किसी चालक को यानी किसी गुटके को गति कराते हैं तो उस गुटके के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में आवेश वृत्तीय मार्ग पर गति करने लगते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे पानी में जब वृत्तीय मार्ग में गति करेंगे तो चक्करदार धाराएं उत्पन्न होंगी और जो चक्करदार धाराएं होंगी वो पानी की भंवर धाराओं की तरह होंगी। इसलिए उन भंवर धाराओं को ही हम क्या कहते हैं? भंवर धाराएं कहते हैं। जो धाराएं उत्पन्न होती हैं उनको हम भंवर धाराएं कहते हैं। ठीक है। अब इनका उपयोग भी है। अब इनका उपयोग कहाँ है? एक उपयोग है प्रेरण भट्ठी। जो प्रेरण भट्ठी में क्या है कि प्रेरण एक कुंडली लगी होती है। अब उसमें जैसे ही धारा प्रवाहित की गई, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया गया, तुरंत प्रेरित धारा उत्पन्न हुई और ये प्रेरित धाराएं इतनी प्रबल होती हैं कि कुंडली को एकदम तप्त लाल कर देती है। तो जैसे उसके अंदर कोई गुटका रखा है वो तप्त होकर के लाल होकर के पिघल जाता है इस तरह से। और दूसरा हम उपयोग करते हैं इसमें, इसको वैद्युत रेलगाड़ी, जो वैद्युत रेलगाड़ी होती है, वैद्युत रेलगाड़ी, तो इसमें प्रयोग करते हैं। रेलगाड़ियों के पहियों की जो धुरी होती है, पहियों के पास एक ड्रम लगा रहता है। जब ड्रम लगा रहता है, रेलगाड़ी हमारी गति कर रही है, तो जैसे ही हमें ब्रेक लगाना होता है तुरंत उस ड्रम में जो ड्रम लगा होता है, इस ड्रम में हम परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। परिवर्ती यानी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। जब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तो निश्चित रूप से प्रेरित धारा प्रवाहित होती है और ये प्रेरित धारा तुरंत रेलगाड़ी को रोक देती है, यानी मुख्य धारा का बहुत अधिक विरोध कर देती है, जिससे रेलगाड़ी हमारी क्या होती है? रुक जाती है। ठीक है। तो यहाँ से हमारी भंवर धाराएं और इनके उपयोग। ठीक है।